दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों, यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से पेट 2023 का नोटिफिकेशन कल आ चुका था और हमने आपको इसके पहले भी अपडेट बताया था। और आज से आप सभी छात्रों की डिमांड पर धुआंधार तैयारियां YouTube पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज है देखिए जीके जीएस का पहला मॉक टेस्ट और इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको जो सिलेबस में जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, थोड़ा सा एक नज़र हम यहाँ पर आपको सिलेबस भी दिखा देते हैं। सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो ये जो पेट का विज्ञापन है आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं और आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। पिछले 2 सीजन जो पेट हुआ है 21 और 22 हम आपको पढ़ाते आए हैं, सारी चीज़ें हैं। तो सिलेबस अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, टॉपिक वाइज मिक्सअप। और आज जीके जीएस का पहला मॉक टेस्ट है। और एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जो छात्र यूपीडब्ल्यूएससी पेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए देखिए एक बहुत ही धमाकेदार ऑफर कोर्स हमारे पास आप सभी छात्रों के लिए है, जिसकी फ़ीस केवल 99 रुपीज़ है, 99 रुपये है। इसमें आपको क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो मिलेगा, जीके जीएस की ई बुक आपको दी जाएगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स, अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, पीडीएफ नोट्स दी जाएगी। डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में, साथ ही साथ यूट्यूब पर तो आपका जो सेशन कराया जाएगा और करंट अफेयर्स की अलग से नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साल भर के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं पेट 2022 की प्रीवियस ईयर की जो क्लासेस हुई थी, क्योंकि देखो दोस्तों सिलेबस वही है ना, कॉन्सेप्ट वही है, सारी चीज़ें हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। तो पेट 2022 का कंप्लीट कोर्स वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मोड में दिया जा रहा है। इसमें आपको और इसके अलावा जो टॉपिक वाइज नोट्स आपको दी जा रही है, मॉक टेस्ट आपको 20 मॉक टेस्ट नए अभी जो बनाए जाएंगे वो आपको मिलेगा। इसके पहले प्रीवियस ईयर वाला मॉक टेस्ट आपको फ्री दिया जा रहा है। तो कंप्लीट तैयारी केवल 99 रुपये में आपको यहाँ पर ये कोर्स मिल रहा है और ये एक ऑफ़र केवल 6 अगस्त तक वैलिड है। इसके लिए दोस्तों आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय का, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आपको कूपन कोड लगाना है पेट 23। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपको यहाँ पर कंप्लीट पैकेज दिया जा रहा है मात्र 99 रुपीज़ में। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको 99 रुपीज़ में ढंग की किताब भी नहीं मिलेगी। हम आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सब कुछ डेमो क्लास अवेलेबल है, आप डेमो क्लास जाकर देख सकते हो। और इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर 97 212 44 753 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पूरा आपका जो कोर्स है ये है यहाँ पर पेट 2023, इसमें ये डेमो क्लास के रूप में है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ भी है। और ये पुरानी वाली टेस्ट सीरीज है जो इसके पहले हमने बनवाया था। इसमें करंट अफेयर्स पुराने हैं, बाकी चीज़ें आपके लिए काम के लिए। अगर आप टेस्ट सीरीज ये केवल डाउनलोड ही करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं धमाकेदार प्रश्नों की। और ध्यान रखिएगा ये ऑफ़र केवल 6 अगस्त तक वैलिड है 99 रुपये में। अदरवाइज इसकी फ़ीस आपकी हो जाएगी 199 रुपये, तो 100 रुपये ही एक्स्ट्रा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तैयारी अभी शुरू करना, क्वालिटी कंटेंट, तो आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपसे क्या कह रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था? तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। और वो लोकेशन थी दोस्तों बॉम्बे, जो कि वर्तमान में हम क्या कहते हैं, इसको मुंबई कहते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही एक नारा दिया था, क्या दिया था भाई? वेदों की ओर लौटो। क्या बोला था इन्होंने? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, लौटो। और हिंदू धर्म की अगर हम बात करते हैं और इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने धार्मिक ये आंदोलन, सारी चीज़ें थी, पुनः जागरण और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पहला जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। और जितनी भी पीडीएफ आपको वाईटी क्लासेस, यूट्यूब की क्लासेस हैं, आपको उसी बैच में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बिल्कुल नाम मात्र की ये फ़ीस है 99 रुपये में। अगर आप इच्छुक हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखना प्रेफर करते हैं, साथ ही साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, हर चीज़ की टॉपिक वाइज नोट्स दी जाएगी, तो आप इनरोल कर सकते हैं।
ठीक है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है इसमें, आपको सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था? तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्त बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1900 क्या था, सॉरी 1900 नहीं 1773, जो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था 1773 के माध्यम से कलकत्ता में एक क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसमें जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, सर एलिजा इम्फे। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, प्रथम जो थे एलिजा इम्फे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ये स्थापना किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखो ब्रिटिश काल भी यहाँ पर है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगा। तीसरा प्रश्न चलो देखते हैं, 1857 है ना। चलिए ये पीडीएफ देखिए, ये डाउनलोड हो गई ये पीडीएफ। फिलहाल यहाँ पर इसको बंद करते हैं। और ये पीडीएफ जो फ्री वाली है, ये मैंने कहा कि आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। 287 पन्नों की विद सॉल्यूशन है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। आप जाकर बैच ना भी लेना हो तो भाई इतनी चीज़ें तो हैं कि आप अपने लिए स्टडी मटेरियल मान लीजिए कि हम आपको फ्री दे रहे हैं तो ये ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह, जिसको कि दोस्तों क्या कहा गया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। और 1857 आंदोलन का अगर हम पृष्ठभूमि को देखें तो धार्मिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे। और इन सब में देखा जाए तो जो सिपाही विद्रोह हुआ था इसमें एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। ब्राउस ब्रेन है ना, जो ब्राउस बेन राइफल थी उसके स्थान पर दोस्तों कौन सी राइफल शामिल की गई थी, एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी, किसकी चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी थी, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं आहत हुई। और इसके बाद विद्रोह किया जाता है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है ना, 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे जी थे, इन्होंने विद्रोह का बिगुल फूका। और इसके बाद 10 मई 1857 को, कब भाई, 10 मई 1857 को ऑफिशियली ये डेट आती है और यहाँ से विद्रोह होता है। ठीक है, फिर सैनिक क्या करते हैं, दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं मेरठ से। ठीक है, मेरठ में ये विद्रोह होता है, वहाँ से कूच कर जाते हैं। फिर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को राजा बादशाह घोषित करते हैं। और सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, दिल्ली को ही अपना दमन किया था इस क्रांति में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा 1857 क्रांति का जो प्रतीक था दोस्तों क्या था, कमल और रोटी था। ठीक है, कमल प्लस रोटी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट। तो मुगल वंश से कंप्लीट लेक्चर वीडियोस आपके पास पड़ी हैं, आप देख सकते हो बैच में। तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था दोस्तों, तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट जो था वह था जहांदार शाह। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियर को नाम दिया गया था घृणित कायर का, ये भी ध्यान रखना, इसका क्या नाम था, घृणित कायर था। और बहादुर शाह जो कि जफर के नाम से जाने जाते हैं, और मोहम्मद शाह इसको क्या कहा जाता है, इसको रंगीला बादशाह बोला जाता है। ठीक है, तो इनके फेमस प्रचलित नामों से उपनामों से भी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकबर ने दीने इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो दोस्तों अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीने इलाही नाम था। और इस धर्म को इसने शुरुआत किया था, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन है 1582 में। ठीक है, 1582 में अकबर ने दीने इलाही नाम एक धर्म चलाया था। और इसकी विद्वता नहीं बल्कि मूर्खता का परिचायक है, ऐसा कहा गया था, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है। और अकबर से मुगल वंश से हो गया, दिल्ली सल्तनत से हो गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मुगल काल की शासनिक प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, जो अधिकारी थे, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसको कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कोतवाल हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी है, ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ABCD, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। तो दोस्तों इस मुगल बादशाह को जिंदा पीर भी कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था। ये संगीत का शौकीन भी था, वीणा बजाता था। साथ ही साथ सर्वाधिक जो हिंदू सैनिक थे इसी के शासन में थे, इसी के समय काल में थे, और ये था औरंगजेब, है ना। औरंगजेब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया? तो दोस्तों पट्टा और कबूलियत की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में देखा जाए इतिहास में तो शेर शाह सूरी की अगर हम बात करते हैं, और इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। शेर शाह और हुमायूं के बीच संघर्ष को हमने देखा है जो युद्ध में, और हुमायूं निर्वासित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से शेर शाह से संबंधित आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ भाई शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? बिहार के कहाँ पर है? सासाराम में, है ना। सासाराम बिहार में है। और जब शेर शाह की मृत्यु होती है तो कलिंजर दुर्ग, है ना, वहाँ पर उक्का नामक एक अग्निअस्त्र चलाता है और उसके हाथ में फट जाता है और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाता है। देखिए लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों लौह और रक्त की नीति की यहाँ पर बात करते हैं तो ये बलबन के द्वारा अपनाया गया था। साथ ही साथ और एक जो पद्धति थी सिजदा पबोज, है ना, बलबन ने ही ये शुरू किया था। सिजदा और पबोज की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करते हैं दोस्तों तो दक्षिण भारत पर सफल आक्रमण करने वाला ये प्रथम शासक था। और इसके साथ ही साथ इसकी जो एक प्रचलित थी बाजार नियंत्रण प्रणाली, क्या थी भाई? बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये भी ध्यान रखना आप लोग। और साथ ही साथ इसने क्या किया था? नगद वेतन, घोड़े दागने की प्रथा, हुलिया प्रथा, ये सारी चीज़ इसने शुरुआत किया था। और बाबर की बात करते हैं तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। पानीपत का जो पहला वार होता है ना, 1526 की अगर हम बात करते हैं, 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में होता है, और जिसमें बाबर की विजय होती है। और मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करते हैं, इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था। तो इस प्रकार से यहाँ से इतिहास संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। ये पहला मॉक टेस्ट है। डेली आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कुछ भी YT यूट्यूब पर सेशन चलेगा हर सब्जेक्ट की आपको जो PDF होगी दोस्त वो आपको बैच में प्रोवाइड कराई जाएगी। और हम नाम मात्र की शुल्क केवल 99 रुपये में आपको सब कुछ देंगे, पूरी तैयारी कराएंगे। अगर आप कहीं अदर प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो वहाँ पर 500, 600, 700 इसके लिए चार्ज किया जाता है। मर्जी आपकी है। देखिए कंटेंट हम आपको अब तक जो भी हमने आपको पढ़ाया है, चाहे वीडियो और एग्जाम की बात की जाए, चाहे इसके पहले की, सारे क्वेश्चन आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारे इस कोर्सेज से मिले हैं। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आप देखोगे कि भारतीय संविधान से प्रश्न बनेगा। और संविधान निर्माताओं की अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी आत्मा है ना, भारतीय संविधान की जो आत्मा है, मूल है, ये पाया जाता है किसमें? उद्देशिका में, है ना। या इसको हम क्या कहते हैं? इसको प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, या इसको प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है या वर्णित करता है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 76 में 3 महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, है ना। क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और यह संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसको कि क्या कहा जाता है? लघु संविधान की संज्ञा भी दिया जाता है, इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का जो ये मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, ये भी आपका ऐड किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, कई राज्यों की अलग डिमांड हुई। तो सबसे पहले जो भाषाई आधार पर जो गठन किया गया था वह था आपका आंध्र प्रदेश था। और इसके लिए बहुत ही जन आंदोलन चला। और पुट्टी श्रीरामुलु की बात करते हैं तो इन्होंने अनशन किया था, आमरण अनशन किया था। 53वें दिन इनकी जाकर मौत हो जाती है। इसके बाद सरकार निर्णय लेती है कि ये गठन किया जाएगा। और 10 अक्टूबर 1953 की बात है ना। कब की बात है? 10 अक्टूबर 1953 की यह बात है। और फिर ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष फजल अली थे। ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप इस कोर्स की जानकारी के लिए हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा 97 212 44 753। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों संविधान में अगर देखा जाए तो संसद की बात है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है, ठीक है।
आपका राज्यसभा लोकसभा 80 और 81। तो संसद के 3 अंगों में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा हो गया प्लस लोकसभा हो गया, है ना। अब देखिए आर्टिकल यहाँ पर जो कहा गया है दोस्त, यहाँ पर आर्टिकल 3 के तहत क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 होगा। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य बनाने का अधिकार है। और आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो कोई एग्जिस्टिंग राज्य है उसको केंद्र में मिलाना, उसको सीमा में वृद्धि करना, कमी करना, यहाँ पर इसका आर्टिकल 2 कहता है। एक में कहा गया है भारत राज्य का संघ होगा, है इंडिया दैट इज भारत, ये एक शब्द यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मूल अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तो यहाँ से आपका जो प्रश्न बनेगा सबसे पहले तो ये किस भाग में है ना। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। 12 से कहाँ तक है? 35 में है। कितने आर्टिकल में है? 12 से, अनुच्छेद 12 से 35 में है। कहाँ से प्रेरित है? तो दोस्तों ये यूएसए से प्रेरित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और केवल एक जो आर्टिकल 14 जो विधि की समझ समानता कहता है, ये दोस्तों आपका ब्रिटेन से प्रेरित है, ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और उपाधियों का निषेध यानी कि समानता का अधिकार के अगर देखेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 18 कहता है, ठीक है, 17 कहता है अस्पृश्यता छुआछूत का अंत कहता है, 19वां वाक व्यक्ति है, और अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों विदेश यात्रा के अधिकार के अंतर्गत देखा जाए तो एक वाकया हुआ था, जनता पार्टी की बात करते हैं। और ये जो वाकया आपका हुआ था 1977 की बात है। जनता पार्टी ने उस समय मेनका गांधी जी का क्या किया था, इन्होंने पासपोर्ट जब्त कर लिया था, है ना। 1977 की बात है। फिर मेनका गांधी जी ने 1978 ये एक वाद का जो फैसला आया था मेनका गांधी वर्सेस संघ यानी कि केंद्र सरकार के मध्य में कि भाई इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, इन्होंने चैलेंज किया। और इसमें फिर ये डिसीजन निकल के आता है कि आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और दैहिक स्वतंत्रता में व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो अपना शरीर लेकर ही जाएगा। तो ये आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। 14 में आप सभी जानते हैं विधि की समझ समानता है। 19 में वाक अभिव्यक्ति हो गया। और इसके पहले मैंने आपको डिटेल बताया कि भाई मूल अधिकार कहाँ पर है, भाग 3 में है, 12 से 35 में है, अमेरिका से प्रेरित है। और देखिए एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो राष्ट्रपति आपातकाल अगर लागू करते हैं तो ये आपका रद्द नहीं होगा, ये एग्जिस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो दोस्तों अगर हम देखा जाए तो 3 जो सूचियां हैं, एक तो केंद्र सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची हो गया। तो केंद्र में केंद्र नियम बनाता है, राज्य में राज्य बनाता है, समवर्ती में दोनों मिलकर बनाते हैं। और कोई विवाद होता है तो केंद्र का मान होता है। अब यहाँ पर देखिए संसद को यानी कि राज्यसभा को, है ना, राज्यसभा को यह अधिकार है कि आर्टिकल 249 के तहत क्या कर सकती है? राज्य के विषय पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। चलिए और आप सभी छात्र जो वीडियो में पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली आपको ऐसे कंटेंट, उपयोगी कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो दोस्तों जो धन विधेयक या मनी बिल की बात करते हैं, धन विधेयक की बात करते हैं, देखिए ये लोकसभा का विशेष अधिकार है। और यहाँ पर आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक किसके तहत? आर्टिकल 110 के तहत पेश किया जाता है। और ये डिसाइड करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को है, लोकसभा के अध्यक्ष को है। इसके बाद जब लोकसभा से ये पारित हो जाता है तो कहाँ पर जाता है? राज्यसभा में जाता है। और 14 दिन की समयावधि रहती है, 14 दिन की। अगर राज्यसभा इसको पारित करती है तो ठीक, नहीं तो पुनः इसको स्वतः पारित माना जाता है। इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा। और किस आर्टिकल में है? 110 में है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 108 के तहत, 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और बुलाने का कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात की जाए, अगर यहाँ पर कहा जाए आहूत यानी कि बुलाने का कार्य, तो राष्ट्रपति। और अध्यक्षता करने का कार्य कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आर्टिकल 108 के तहत क्या किया जाता है? इसकी बैठक को आयोजित किया जाता है।
चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्रवाई चलती रहे? तो भाई देखो, सदन की कार्रवाई चलने के लिए एक मिनिमम कोटा होता है और कुल सदस्यों की बात करते हैं 550 में अगर देखा जाए तो कुल सदस्यों का 10वां भाग अनिवार्य है। अगर इतने सदस्य उपस्थित रहेंगे तो संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, अन्यथा अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे, संसद की कार्रवाई आगे नहीं चलेंगे, है ना, उस दिन स्थगित कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब देखिए, आपसे स्टैटिक जीके भी प्रश्न आता है तो हर तरीके से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। और हम इतना तो गारंटी कहते हैं, कंटेंट किसी प्रकार से आपको कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी। देखिए, गिर अगर बात करते हैं तो भाई कहाँ पर है गिर? कहाँ पर है गिर? राजस्थान में नहीं है, गिर आपका गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है गिर? गुजरात में है। चलिए, ये पहला ऑप्शन हट गया। रणथंभौर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। केबिल लामजाओ, लोकटक झील मणिपुर, और ये फ्लोटिंग है आपका, तैरता हुआ, तो ये बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा, तैरता हुआ उद्यान। ठीक है। साइलेंट वैली कर्नाटका में ना होकर साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरला में है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खेती के लिए या तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों खेतड़ी, राजस्थान। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो दोस्तों, विश्व के भूगोल से संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। और ये जो दोस्तों यूराल पर्वत है, कौन सा पर्वत है भाई? यूराल पर्वत है। ये क्या करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें, मात्र 99 रुपये में हम आपको वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज पीडीएफ, मिसलेनियस क्वेश्चन, जीके जीएस की ई बुक दे रहे हैं 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। साथ ही साथ आपको 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। ये सब कुछ आपको इस बैच में दिया जा रहा है, जिस बैच का नाम है यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2023 अर्जुन बैच है। कोर्स फीस है 399। आपको कूपन कोड लगाना है पेट 23, याद रखिएगा, एक साथ लिखिएगा PET 23, स्पेस नहीं देना है। और ये फीस आपकी 300 लेस होकर मात्र 99 रुपये में आप कोर्स एक्टिव कर सकते हैं और अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। सब कुछ आपको इसमें है। ऑफर केवल 6 अगस्त तक वैलिड है, ये 99 वाला, ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो चीज़ें हैं, इसमें जो कंटेंट है, सब कुछ आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और बीच में जहाँ भी नेसेसरी होगा आपको हम लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे आपके डाउट सेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको क्या करना है? मिलान करना है। देखिए, उकाई परियोजना, पतरातू, पेंच और डाबोल। अगर हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं तो जो उकाई परियोजना है ये कहाँ पर है? उकाई परियोजना ये आपका गुजरात में है। पतरातू की बात करते हैं तो पतरातू झारखंड में है। पेंच की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश है। डाबोल महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2, 1, 4, 3 ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है थार मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में देखते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले आटाकामा कहाँ पर है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है आटाकामा? कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोलोराडो कैलिफोर्निया की बात करते हैं। और कालाहारी मरुस्थल जो आपका है अफ्रीकी में देखा जाता है, तो अफ्रीका में वहाँ पर तो कालाहारी है, इसलिए इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। पंचवर्षीय योजना भी आपके सिलेबस में है, तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? तो दोस्तों 1951 से 56 तक 1951 से 56 तक भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि था, है ना, कृषि। और यह लागी जो मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालंबी, जिसमें कि भारी उद्योगों को दिया गया था। तो सारी चीज़ें आपको कोर्स के माध्यम से बताई जाएंगी और डेली प्रैक्टिस क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चलेंगी। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको हमारे 99 वाले बैच में ही दिया जाएगा विद आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मीरा सेठ समिति। तो ये इकोनॉमिक सेक्शन से प्रश्न है। तो दोस्तों मीरा सेठ समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये जो समिति थी, मीरा सेठ समिति थी, ये
संबंधित थी हथकरघा उद्योग से, जो कि हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है। हथकरघा उद्योग की अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी, मीरा सेठ समिति ने रिपोर्ट जो अपनी सौंपी थी 1997 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंपा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कृषि क्रांतियों से प्रश्न बनता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑपरेशन फ्लड या इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की बात करें, जिस प्रकार से आप हरित क्रांति हो गया है ना, लाल क्रांति हो गया, धूसर क्रांति हो गया, रजत क्रांति हो गया, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। और ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, दूध के उत्पादन से दोस्तों ऑपरेशन फ्लड यहाँ पर आपका संबंधित है। और ये जो क्रांति है 1970 में, है ना, आपका 1970 में। और बात करते हैं वर्गीज कुरियन महोदय की, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हीं के प्रयास से ये ऑपरेशन फ्लड और इस पर सफलता मिली। हरित क्रांति की बात करते हैं तो आपके एम एस स्वामीनाथन जी महोदय जी और भारत में जनक माने जाते हैं। साथ ही साथ आप नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। स्टैटिक जीएस का पार्ट है ग्रेट मैन मेड रिवर। अब दोस्तों देखिए, ये ग्रेट मैन मेड रिवर ये मानव निर्मित है, जो कि एक पाइपलाइन का जाल है, और ये वाटर सप्लाई, फ्रेश वाटर सप्लाई इसमें दी जाती है। पीने के पानी की बात करते हैं, और ये अवस्थित है, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में अवस्थित है? लीबिया में अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस। स्टैटिक जीएस का पार्ट है, और विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर ध्यान से देखिए 19 नवंबर को। तो स्टैटिक जीएस से भी आपका पार्ट है, यहाँ से हर प्रकार क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है साइंस सेक्शन से अगर बात करते हैं, पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त होता है? तो भाई इस समय टमाटर की बात करते हैं। टमाटर का भाव मार्केट में ऐसा है कि सबके चेहरे लाल हो गए हैं, है ना। तो जो लाल रंग है दोस्तों, तरबूज और टमाटर की बात करते हैं, लाइकोपिन में पाया जाता है। एक यहाँ पर ध्यान रखिए, जो मेलेनिन है ये हमारी त्वचा को कलर रंग देता है ना, मेलेनिन, ठीक। तो जो सफ़ेद दाग हो जाता है आप देखते हो तो उनमें कमी और ये चीज़ें जो हैं, तो यहाँ पर आपका त्वचा के रंग के लिए मेलेनिन है, और लाइकोपिन पाया जाता है पके टमाटर और तरबूज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। स्टैटिक जीएस का पार्ट है कला और संस्कृति। एक सेक्शन आता है कला और संस्कृति, और कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों कांगड़ा चित्रकला जो शैली है यह संबंधित है कहाँ से भाई? हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। 32वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? यानी कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों विश्व खाद्य दिवस आपका 6 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जो पुरस्कार है वह आपका संबंधित है पत्रकारिता से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, स्टैटिक जीएस के एक पार्ट के तौर पर ये भी आपका है। तो कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका आगरा में है। जी हाँ, यूपीजीएस सिलेबस में नहीं है, लेकिन यूपीजीएस से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये एक स्टैटिक का ही पार्ट, इसको मानिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज 35 ही प्रश्न है, और डेली हम आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, साथ साथ मिसलेनियन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी आपको हम कराते रहेंगे। चलिए, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, और हिंदी समृद्धि दर की बात करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग प्रोफेसर राजकृष्णन महोदय जी ने किया था, और ये संबंधित है दोस्तों किससे? क्या जनसंख्या है? नहीं, ये संबंधित है आपके राष्ट्रीय आय से, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय ने। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किससे है? ये आपके राष्ट्रीय आय से है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का पहला मॉक टेस्ट, और इसी तरीके से उपयोगी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और कंप्लीट तैयारी के लिए नाम मात्र का एक सहयोग शुल्क आपकी तरफ से बस इतना है कि जिससे कि हमारा ये सेटअप चलता रहे। मात्र 99 रुपये में आपको हम ये पूरा कोर्स दे रहे हैं, और गारंटी इतनी है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर यहाँ पर कर आएंगे, बस आप मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नीचे वीडियो में लिंक दिया गया है। और ये जो 99 का ऑफ़र है दोस्त 6 अगस्त तक ही वैलिड है। इसके बाद इसमें आपकी जो प्राइस हो जाएगी आपकी 199 प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो ऑफ़र का लाभ उठाइए और
कोर्स एक्टिवेट करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आप जो इसमें लगाएंगे, है ना, यहाँ पर जो आप कूपन कोड लगाएंगे, कूपन कोड कैसे लगाना है, यहाँ पर जाएंगे UPSSC पेट आपका यहाँ पर है, व्यू डिटेल आपका आएगा ये। और इस कोर्स की खासियत ये है कि आप इसको लैपटॉप पर भी, PC पर और मोबाइल दोनों में देख सकते हो, दोनों वर्जन है। बाय नाउ करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा कूपन में आपको डालना है क्या, पेट PET पेट 23, और यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर दीजिए। कोर्स आपका 99 रुपीज़ 300 लेस हो गया, और यहाँ से जाकर आप बाय नाउ कर देंगे। पेमेंट ऑप्शन में आप देखेंगे तो सारे मेथड आपके आएंगे, जिस मेथड से आपको पेमेंट करना है उस मेथड से आप पे कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्कैनर भी आ जाएगा, कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। लेते हैं आपसे